गुरु प्यारी सास संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। हमारी आज की साखी का विषय है कि समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सास संगत जी, निराली अपने मायके में आई हुई थी क्योंकि निराली की माँ वर्षा जी की तबीयत खराब थी। आए दिन वह अपनी माँ को देखने के लिए कुछ देर के लिए ही सही मायके ज़रूर आ जाती थी। मायके आकर भी निराली खाली नहीं बैठती थी। वह माँ के कपड़े साफ करती और उनके कमरे की सफाई भी करती थी। माँ को नहलाकर साफ कपड़े पहनाकर उनके बाल भी बना देती थी। फिर भी निराली की भाभी तपस्या को उसका मायके आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भले ही तपस्या की सास गंदगी में पड़ी रहे, उसे यह मंजूर था क्योंकि खुद तो वह सास की सेवा करती नहीं थी और बेटी आकर कुछ कर भी दे तो भी तपस्या को बुरा लग जाता था। आज भी निराली आई हुई थी तो वर्षा जी कहने लगी, बहू तुम्हारी ननद जब से आई है काम कर रही है, इसके लिए चाय तो बना दो, वैसे भी चाय का समय हो गया है। तपस्या कहने लगी, माँ जी आपकी नाक तो बहुत तेज है, आपको चाय की खुशबू आ गई और आपने अपनी बेटी के लिए चाय मंगा ली। तब यह बात सुनकर निराली कहने लगी, रहने दो भाभी, मुझे चाय नहीं पीनी। तब तपस्या कहने लगी, हाँ अब नखरे मत दिखाओ वरना तुम्हारी माँ बाकी सबको फ़ोन करके शिकायत करने लगेंगी कि मेरे घर आई ननद को चाय तक नहीं पिलाई। इतना कहकर वह रसोई में गई और एक कप में चाय लाकर निराली के सामने रख दी। चाय का कप देखते ही वर्षा जी हैरान हो गईं। वह कहने लगी, बहू लगता है कि गलती से तुमने टूटे हुए कप में चाय लाकर मेरी बेटी के सामने रख दी है। तब तपस्या गुस्से में बोली, माँ जी आपकी बेटी के लिए मैं महंगे वाले कप नहीं निकालूं, यह टूटा हुआ कप ही ठीक है। यह सुनकर निराली बेचारी तो अपमान के मारे रो पड़ी। तभी बाहर से कार के रुकने की आवाज़ आई तो तपस्या कमरे से बाहर चली गई। निराली के सामने टूटे हुए कप में पड़ी हुई चाय मानो उसे चिढ़ा रही थी। निराली कहने लगी, माँ मुझे चाय नहीं पीनी, मैं अपने घर जा रही हूँ। तो वर्षा जी कहने लगी, बेटा थोड़ी देर रुक जा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ना जाने आज मेरा मन क्यों घबरा रहा है। निराली माँ के पास बैठी और उनके हाथों की मालिश करने लगी। इससे उसकी माँ को थोड़ा सुकून मिला। तभी निराली का भाई विजय गुस्से में पैर पटकाते हुए कमरे में आया और कहने लगा, माँ तुम अपनी बेटी से कह दो कि यह मायके में कम आया करे। यह रोज़ रोज़ मायके में आकर मेरी पत्नी का काम बढ़ाती है। तुम भी बिस्तर पर पड़ी रहती हो, तुम्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए कि मेरी पत्नी का काम पहले ही कितना बढ़ गया है। ऊपर से यह भी आती है तो इनके लिए चाय नाश्ता बनाओ और इनके ताने सुनो। क्या मेरी पत्नी यही करने के लिए रह गई है? वर्षा जी हैरान रह गईं और कहने लगी, बेटा निराली तो यहाँ आती है तो मेरा काम करके ही जाती है, यह नखरे कहाँ दिखाती है। विजय गुस्से में बोला, मुझे ये सब नहीं पता, बस दीदी से कह दो कि वह मायके ज़्यादा ना आया करें, मैं और कुछ नहीं कह रहा। शादी के बाद बेटियों को अपना ससुराल देखना चाहिए। वह जल्दी जल्दी मायके आती है
तो अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर विजय कमरे से बाहर निकला तो यह सुनकर निराली की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षा जी का मन भी खराब हो गया था। वर्षा जी ने सोचा कि अगर बेटियां शादी के बाद मायके की जिम्मेदारी नहीं उठाती हैं तो कहा जाता है कि वह तो मायके में बस अपनी सेवा करवाने आती हैं। यहाँ पर मेरी बेटी आकर घर का काम भी करती है, मेरी सेवा भी करती है, फिर भी मेरे बेटा बहू को अच्छा नहीं लग रहा। उनका तो गला रूंध गया। वह रूंधे गले से बोली, बेटा तूने मेरी बहुत सेवा कर ली, तुझे इस सेवा का फल ज़रूर मिलेगा। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो तुझे इतना सब ना सुनना पड़ता। बोलते बोलते वह रो पड़ी तो निराली तड़प उठी और अपने अपमान को भुलाकर बोली, माँ तुम उदास मत होना, तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। लेकिन उस दिन वर्षा जी को गहरी चोट पहुंची थी। उन्हें चिंता होने लगी कि मेरे जीते जी तो मेरे बेटे बहू ने मेरी बेटी को इतना अपमान कर दिया, तो क्या मेरे बाद मेरी बेटी का मायका खत्म हो जाएगा। काफ़ी देर तक, आधी रात तक वह यही सोचती रही। चिंता के मारे कब उनकी सांस निकल गई उन्हें पता नहीं चला। अगली सुबह निराली को ये था कि वह अपनी माँ के पास जाए, लेकिन कल जो उसका अपमान हुआ था उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह माँ के पास जाए। तभी विजय का फ़ोन आया और वह बोला, दीदी जल्दी से घर आ जाओ। भाई की ऐसी आवाज़ सुनकर निराली को झटका सा लगा और किसी अनहोनी की आशंका से उसका दिल कांपने लगा। वह घबराई हुई आवाज़ में बोली कि क्या हुआ, माँ तो ठीक है ना। भाई के शब्दों से मानो उस पर बिजली गिर गई हो। वो बेचारी तो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी कि अपने अंतिम समय में मेरी माँ कितनी दर्द में थी, कल वह कितना रो रही थी। खैर, जो हो चुका था वह तो होना ही था। बहुत दिनों से उसकी माँ की तबीयत खराब थी। वह बिस्तर पर ही थी तो सब लोग मन ही मन इस बात के लिए तैयार थे कि उनकी जान कभी भी जा सकती है। लेकिन फिर भी निराली का मन बड़ा उदास था, क्योंकि भाई भाभी का व्यवहार उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा था। और अब दुनिया वालों को दिखाने के लिए उसके भाई भाभी बढ़ चढ़कर वर्षा जी की अंतिम विदाई की तैयारी कर रहे थे। 13वीं में उन्होंने बहुत बड़े भोज का आयोजन किया, लेकिन निराली अपना अपमान नहीं भूली थी। उस दिन के बाद से उसने मायके जाना छोड़ दिया। वैसे भी जब माँ के होते हुए ही उसका इतना अपमान हो गया था तो माँ के बाद तो उसका क्या होता। उसके भाई भाभी ने भी कभी उसे मायके में बुलाने की कोशिश नहीं की। तपस्या तो खुश रहती थी कि अच्छा हुआ निराली ने अपने मायके आना छोड़ दिया। लेकिन साथ संगत जी कहते हैं ना कि समय का चक्र कभी नहीं रुकता, चलता रहता है और इस कर्म चक्र से कोई नहीं बचा। निराली की भाभी ने निराली से उसका मायका छुड़वा दिया था। तपस्या अपने मायके जाती थी तो उसकी भाभी मुंह बनाने लगी। धीरे धीरे तपस्या का मायके जाना कम हो गया। अब तपस्या को भी मायके जाने का मन नहीं करता था। कभी कभी वह सोचा करती थी कि शुरुआत में तो मेरे भाई भाभी से मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन ना जाने अब क्या हो गया। कभी कभी जब तपस्या का मन उसे ज़्यादा परेशान करने लगता था तब उसे लगता था कि शायद मैंने मेरी ननद के साथ ऐसा किया है, इसलिए मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कभी कभी उसे दुख होता था, लेकिन फिर उसका घमंड उसके सामने आ जाता था। तपस्या सोचती थी कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जिसे मुझसे दूरी बनानी हो वह बना ले। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन अचानक से कुछ काम करते हुए तपस्या का पाँव फिसला
वो गिर गई, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट को बोला और ऑपरेशन भी करवाने को कहा था। इतना ही नहीं था, एक दिन अभी वह अस्पताल में ही थी, तभी उसके चेहरे पर झंझनाहट होने लगी। उसका चेहरा क्षय हो गया था, उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वह बहुत घबरा गई। अब उसे इसी बात की चिंता थी कि वह अगर बिस्तर पर होगी तो उसकी सेवा कौन करेगा। अभी तो वह अस्पताल में थी तो नर्स उसकी सेवा कर रही थी, लेकिन अब तो और मुसीबत आ गई। हालांकि उसे अस्पताल में थी तो हालात धीरे धीरे सुधर रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स ने बोला था कि उसकी बहुत ज़्यादा सेवा करनी होगी। तो ऐसे समय पर विजय और तपस्या दोनों परेशान हो गए, क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने सबसे रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। ऐसे समय में कोई उनके पास आने को तैयार नहीं था। शाम को विजय सर झुकाए वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। 2 दिनों से उसने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि पत्नी को अकेले छोड़कर घर जाकर वह खाना बना नहीं सकता था और कैंटीन का खाना उसे अच्छा नहीं लगता था। तभी उसके कंधे पर किसी ने स्पर्श किया। विजय ने पलट कर देखा तो पीछे उसकी बहन निराली खड़ी थी। बहन को देखते ही विजय हैरान हो गया। तब उसकी बहन बोली, परेशान मत हो भाई, मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तपस्या भाभी की सेवा करूँगी। बस अपनी पत्नी से पूछो कि उसे मुझसे कोई समस्या तो नहीं। विजय रो पड़ा और कहने लगा कि दीदी, हमने आपका इतना अपमान करके आपको घर से निकाला था, फिर भी आप हमारी मदद करने चली आईं। सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। चलिए, तपस्या आपको दिखेगी तो खुश हो जाएगी। इतना कहकर वह बहन को अंदर लेकर गया। जब तपस्या ने अपनी ननद निराली को देखा तो उसने दोनों हाथ बहुत मुश्किल से जोड़े। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। निराली ने भाभी का हाथ पकड़कर उसे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे निराली भाभी की सेवा करने लगी। रह रहकर पश्चाताप की जगह से तपस्या की आंखों में आंसू आ जाते थे, जिन्हें निराली साफ कर देती थी। जब अस्पताल से तपस्या की छुट्टी हो गई तो वह घर आ गई। तो एक दिन तपस्या ने निराली की हथेली थाम कर कहा, दीदी, मुझे माफ़ करना, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, फिर भी आप यहाँ आईं। तब निराली बोली, भाभी, जिस तरह से आज मैं मुसीबत में आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ ना, उसी तरह उस समय में अपनी माँ की सेवा करने आई थी, अपनी खातिरदारी करवाने नहीं। लेकिन शायद आप ये बात नहीं समझ पाई। मैं माँ को उस हाल में नहीं देख पाती थी, इसलिए रोज़ मायके आ जाती थी। कहते कहते निराली रो पड़ी। तो तपस्या बोली, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। घमंड में आकर मैंने आपका अपमान किया, लेकिन आज मेरे मुश्किल समय में आप ही मेरे काम आई। निराली बोली, भाभी, मुसीबत में अपने ही काम आते हैं, लेकिन कभी कभी हम अहंकार की वजह से अपनों को खुद से दूर कर देते हैं। मैं चाहती तो आज आपको मुसीबत में अकेले छोड़ सकती थी, लेकिन तब आप में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाता। वैसे भी आपकी भलाई करके मेरा कुछ नहीं घट रहा। तपस्या बोली, मैंने शायद बुरे कर्म किए हैं, उसी की सज़ा मुझे मिली है। लोग कहते हैं कि हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, अगर वह हमेशा स्वस्थ रहते हैं, किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते, तो यह उनके अच्छे कर्मों का फल होता है। और हम जैसे लोग जो किसी का दिल दुखाते हैं, उन्हें एक न एक दिन मुश्किल परिस्थिति में जाना ही पड़ता है। लेकिन निराली भरे गले से बोली, भाभी, आपको अपनी गलती समझ में आ गई, बस अब इन बातों को भुलाओ और अपना ध्यान रखो, बाकी मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तपस्या अपनी ननद के गले लगकर रो पड़ी। आज उसे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया था। साथ संगत जी,
तपस्या को तो यहाँ अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन इसके लिए उसे बहुत सारे कष्टों से होकर गुजरना पड़ा। इसलिए असली ज़िंदगी में कभी भी किसी को भी किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर आज की यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।